तो देखो बेटा, अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया ना। तो जनसंख्या परिवर्तन तीन कारणों से होता है, मैंने बता रही थी आपको। जन्म दर, या तो जन्म दर उच्च होगी, मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा है मृत्यु दर, तो अगर मरेंगे ज्यादा और जन्मेंगे कम तो क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी। और तीसरा कारण है प्रवास। प्रवास का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं तो भी जनसंख्या यहाँ से कम हो जाएगी, या दूसरे देशों के लोग अपने देश में ज्यादा आ जाते हैं तो जनसंख्या कम होती है, तो वो हो गया। तो जन्म दर हो गई, मृत्यु दर हो गया और प्रवास, ये तीन है जनसंख्या के परिवर्तन के कारण है। ठीक है। अब जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया है आबादी की संख्या, वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, तीन प्रक्रिया है, इसकी आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। तो अब देखो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, यानी 10 वर्षों में जनसंख्या काउंट होती है ना, तो उसके भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से। इस प्रकार के परिवर्तन में दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन में। यानी एक तो संख्या में परिवर्तन देखा जाता है कि कितनी संख्या में कितनी बढ़ी है, और एक देखा जाता है कि प्रतिशत में कितना वृद्धि हुई है। तो सापेक्ष का मतलब होता है कितनी बढ़ी है, प्रतिशत में वो कितना बढ़ी है जनसंख्या। और प्रत्येक वर्ष एक दशक में बड़ी संख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की संख्या 2001 की संख्या के बाद में जनसंख्या 2011 में घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, जिसे निरपेक्ष कहते हैं। यानी प्रतिशत में जो जनसंख्या बढ़ती है उसे अपन क्या बोलेंगे, सापेक्ष। और जो जनसंख्या पहले 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी हुई वृद्धि, कम ज्यादा घटाकर, तो उससे अपन बोलेंगे निरपेक्ष। अब 2011 से 2027 के बीच में कितनी जनसंख्या घटी है या बढ़ी है, वो आंकड़े आएंगे तभी अपन को पता चलेंगे। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा दर पहलू, इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है, यानी जनसंख्या कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो निरपेक्ष हो गया। तो समझ में आ गया आपको, जनसंख्या के परिवर्तन के तीन कारण है, एक तो हो गया अपना प्रवास, एक हो गया मृत्यु दर, एक हो गया जन्म दर। और एक ही ऐसा काल है 1921 का काल है जब जनसंख्या कम हुई थी, बाकी लगातार जनसंख्या, ये आंकड़ा ये क्या बता रहा है आपको कि लगातार देखो जनसंख्या बढ़ी है। यहाँ देखो बेटा, 11 में 252 थी, यहाँ 251 हुई है, यहाँ पे माइनस हुई है। इन सत्रों में बाकी लगातार जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। 2011 तक आपको ये इंडेक्स के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या के क्या रहे। अब देखो, प्रति वर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ है दिए गए किसी वर्ष के मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। यानी एक तो होता है जनसंख्या 10 वर्ष के बाद में अंतराल में टोटल वृद्धि दर होता है, और एक वर्ष के एक वर्ष की निकाली जाती है तो उसे वार्षिक वृद्धि दर कहेंगे। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 1200 लाख हो गई है। सारणी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम, यानी 12,016 लाख हो गई है, और यहाँ पे कितनी थी, 3,610 लाख थी भारत की आबादी। अब वृद्धि दर का परिणाम दर सारणी अपन ने उसमें देखा है जनसंख्या किस में बढ़ी है, जनसंख्या 1921 में घटी है, बाकी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और 51 से 81 तक मैंने आपको बताया वार्षिक वृद्धि दर बहुत ज्यादा रही है, तीव्र रहने का कारण है लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे थे, अकाल वगैरह, युद्ध वगैरह सब शांति थी, तो इस वजह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही, तो इस काल को विस्फोट का काल भी कहा जाता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करते जो 1951 से 3,610 लाख, 1981 में 6,830 लाख हो गई है, यानी डबल हो गई। देखो 3 से 6, समझ में आ गया आपको, इतनी जनसंख्या बढ़ी है, इन 3 वर्षों में डबल हो गई थी।
किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है। यानी जनसंख्या अभी भी बढ़ तो रही है, पर क्या हो रहा है, कम बढ़ रही है बेटा, धीरे धीरे बढ़ रही है, उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी 51 से 81 के बीच में अचानक डबल हुई थी। फिर भी जनसंख्या केवल 1990 में कुल जनसंख्या का 1820 लाख की वृद्धि हुई है। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि दर इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। भारत विश्व में आबादी में सेकंड स्थान पे है। फर्स्ट स्थान पे बेटा चीन, और सेकंड स्थान पे जनसंख्या में कौन है, अपना भारत है। पर अब जो 2027 के आंकड़े आएंगे तो अपन क्या पता भारत पहला स्थान प्राप्त कर ले, और कर लेगा। जब विशाल और क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व में क्षेत्रफल में तो है अपना 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां। जनसंख्या में दूसरा। पहला किसका है, वो आपको ट्रिक बताई हुई है, रुक चीन, पहले लेसन में बताई ना मैंने, रुक चीन, अब आया भारत। ये क्या बेटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से वाला है। रू यानी रूस, के यानी कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। एक, दो कनाडा, तीन चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका 4, ब्राजील 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और भारत 7 नंबर पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का 7वां स्थान है विश्व में, पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है। अब उनमें सापेक्ष वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर से भी वृद्धि होती है, तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2023 में भारत चीन के पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। यानी अपन प्रत्येक वर्ष की अपन देखते हैं ना कि प्रत्येक वर्ष एक वर्ष की वार्षिक जनसंख्या निकाल रहे हैं, तो 2023 में ही बेटा अपन तो पहले स्थान पे आ चुके हैं। अब 2027 में अपन को आंकड़े पता चले कितना आगे बढ़ गए हैं। क्षेत्रफल में याद रखना 7वां, जनसंख्या में अपना देश कौन सा हो गया, पहला। पहले कौन था, चीन था। अब चीन को अपन ने पीछे छोड़ दिया है, किसमें, जनसंख्या वृद्धि में। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन 3 मुख्य प्रक्रियाएं आपको बता दी, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्मते ज्यादा है बच्चे, मरते कम है, तो उसे क्या होगी, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर होगी। और मरेंगे ज्यादा, जन्मेंगे कम, जन्म दर कम होगी, तो जनसंख्या घटेगी। और प्रवास, अगर एक जगह से दूसरी जगह लोग चले जाएंगे तो भी जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, यानी जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर। यानी जैसे वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार के है, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक और अभिप्रेरित। प्राकृतिक क्या है, प्रकृति से जन्म दर और मृत्यु दर अपने हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा कम ज्यादा होते हैं। और अभिप्रेरित का मतलब होता है प्रवास, यानी लोग अभिप्रेरित हो गए, किसी न किसी चीज में, स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो इसमें आएगा प्रवास। और प्राकृतिक में आएगा जन्म दर और मृत्यु दर। ये जनसंख्या वृद्धि के कारण है, ये घटक है। क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा। मृत्यु दर अपने यहाँ कम है, जन्मते ज्यादा है, इसलिए भारत में लगातार क्या हो रही है बेटा, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब देख, एक वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, मृत्यु दर किसे कहेंगे, यानी 1000 व्यक्तियों के पीछे, 1000 है व्यक्ति, उनके पीछे मरे कितने लोग हैं, मृत्यु कितने लोगों की हुई है, उनको मृत्यु दर। और 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म कितने व्यक्तियों का हुआ, तो वो जन्म दर हो जाएगी। एक वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर हो गई। मृत्यु दर तेज गिरावट भारत की संख्या वृद्धि दर में मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है तेज गिरावट। स्वास्थ्य की
अपने यहाँ सुविधा हो गई है, अकाल वगैरह इतने पढ़ नहीं रहे, रोजगार वगैरह लोग मतलब कमा रहे हैं, उनकी तो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। इस प्रकार चलन का क्या कारण है, मतलब अब पहले जैसे किसी अपने पापा वगैरह की उम्र के देखो 4 5 7 8 9 भाई बहन होते थे, अब धीरे धीरे 2 या 3 भाई बहन हो रहे, अब आने वाली पीढ़ी एक एक हो रही है, तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, 2 से 3 या 4 तो हो ही रहे, पर वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जितनी पहले बढ़ी उतनी नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाना क्या कहलाता है बेटा, प्रवास। यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे अपन, प्रवास। कुछ प्रवास होते हैं देश के भीतर होते हैं, देश का भीतर का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य या गांव से शहरों की ओर, मतलब एक ही राज्य में गांव से शहरों की ओर लोग चले जाते हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ चले जाते हैं, या अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में रोजगार के या शिक्षा स्वास्थ्य किसी भी कारण से वो जा रहे हैं, तो उसे अपन प्रवास बोलेंगे। प्रवास आंतरिक है, जो देश के भीतर है, अंतरराष्ट्रीय है, देश दो देशों के बीच में होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। यानी आंतरिक प्रवास यानी यहाँ से राजस्थान से उत्तर प्रदेश चले गए, मध्य प्रदेश चले गए, गुजरात केरल कर्नाटक कहीं पे भी चले जाएंगे, तो भारत की जनसंख्या में कोई अंतर आने वाला नहीं है। भारत की जनसंख्या में अंतर कब आएगा, जब अपना देश छोड़ के कोई भी जाएगा तो। लेकिन ये एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण उसके घटकों को परिवर्तन करने के प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, तो अपने भारत की जनसंख्या में तो परिवर्तन नहीं आ रहा है, पर जिस जगह पे जा रहे हैं उसका, उस एरिया का, जैसे अपन राजस्थान से लोग बाहर ज्यादा जाते हैं, तो राजस्थान की जनसंख्या कम हो गई और दूसरे राज्यों की जनसंख्या बढ़ गई। इस प्रकार प्रवास मतलब प्रभावित करता है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। यानी भारत में ज्यादातर लोग कहाँ से बेटा, गांवों से शहरों की ओर रोजगार के लिए, या जिनके पास अच्छे खासे पैसे वैसे, तो वो स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। आकर्षण या पुश कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्था है, तथा नगर का अभिकर्षण पुल यानी प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। यानी लोग रोजगार के लिए या अपना अच्छा जीवन जीने के लिए गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र, लिंग दृष्टिकोण में से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की संख्या में नियमित वृद्धि हुई। यानी भारत में इस प्रकार गांवों से शहरों की तरफ लोग जाने के वजह से गांवों से शहरों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। 1951 में कुल जनसंख्या का 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़ के कितनी हो गई, 31%। यानी शहरों में कितने प्रतिशत लोग रहते बेटा, 31.80, लगभग 32% लोग रहते हैं। एक दशक 2001 से 11 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। मतलब 2001 से 11 का जो आंकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा लोग गांवों से शहरों की ओर, और जो अभी 2027 वाले आएंगे ना, तो उससे भी इनसे भी ज्यादा आएंगे, लोग गांवों से शहरों की ओर ज्यादा जा रहे हैं। कुछ लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो कुछ अपने सुख सुविधाओं के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए या स्वास्थ्य के लिए, किसी ना किसी कारण से लोग गांवों से शहरों की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि बेटा अपने यहाँ ज्यादातर ग्रामीण जनसंख्या थी और मुख्य व्यवसाय उनका कृषि था, तो खेती एक क्षेत्रफल तो लिमिट है, वो जनसंख्या बढ़ रही है, तो खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है, तो वो रोजगार के लिए एक मुख्य कारण ये भी शहरों की ओर जा रहे हैं, रोजगार।
किशोर जनसंख्या, किशोर जनसंख्या का मतलब होता है जो युवा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, यानी 10 से 19 साल के बच्चों को किस में गिना गया है? किशोर अवस्था में। किस में रखा गया है बेटा? किशोर अवस्था में। 10 साल से 19 साल के बच्चों को क्या बोली जाती है? ये किशोर अवस्था है। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। ये भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष, ये याद रखना। जनसंख्या के दृष्टि से किशोरों की आयु क्या बताई गई है? 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग को क्या बताया गया? किशोर। ये भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, यानी ये ही युवा बनेंगे, ये ही देश के विकास में योगदान, या इन्हीं का ये जो काम करेंगे, क्या कार्य करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में रहेंगे या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, इन्हीं के द्वारा देश का मतलब देश कैसा बनने वाला है, देश में कैसे लोग रहने वाले हैं। युवा अगर पीढ़ी अच्छी रही है तो उस देश का विकास होगा, शिक्षित पीढ़ी रहेगी तो, और सेवा क्षेत्र में ज्यादा लोग कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली अपने देश का विकास ज्यादा होगा। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों एवं वयस्कों यानी बूढ़े लोगों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा उनके सुधार के द्वारा उनमें समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। यानी अपने यहाँ उम्र के बच्चे 10 से उम्र के बच्चे तो ज्यादा है, पर वो ज्यादा बच्चे कुपोषित है, शिक्षित नहीं है, शिक्षा कम होने की वजह से वो अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं दे पाते। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। पहला सुख ही निरोगी काया होता है। अब देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी है बेटा? 2000 में। 2000 में कब बनी है? 2000 में। परिवार सन 2000 है ना। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। यानी परिवार कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। बच्चा जो जन्म नहीं लेता है तब से गवर्नमेंट उसको पौष्टिक खाने के लिए, जो गर्भावस्थ महिला की होती है उसको दलिया वगैरह, घी वगैरह उपलब्ध करवाया जाता है। जब बच्चा जन्मता है तो उसको भी 2-3 साल तक पोषाहार देती है सरकार। फिर आंगनवाड़ी में उसको पोषाहार मिलता है, और 8वीं क्लास तक पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल में तो उसको दूध वगैरह, पोषाहार वगैरह इसलिए दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता कि उसको खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए दिया जा रहा है अच्छी गुणवत्ता का अगर बच्चे को खाना मिलेगा तो ये देश का भविष्य है, और इनका जीवन स्वस्थ रहेगा तो ये आगे अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 है ना, ये याद रखना है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार के द्वारा कब बनाया गया? 1952 में। कई वर्षों में नियोजित प्रयासों का परिणाम है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, राइट टू एजुकेशन, ये कब आया है? ये 2009 में आया है बेटा। और ये लागू कब हुआ शिक्षा का अधिकार? तो 1 अप्रैल 2010 में। कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 से बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य, ये तो पहले निःशुल्क शुरू किया ही था, फिर 2010 में ये राइट टू एजुकेशन एक अधिकार बना दिया, शिक्षा का अधिकार बना दिया, जिसे अपन बोलते हैं शिक्षा का अधिकार, है ना। तो शिक्षा का अधिकार कब आया? शिक्षा का अधिकार 2009 में आया है, और लागू कब हो गया? 1 अप्रैल 2010 में। निःशुल्क तो पहले मिल ही रही थी, अब इसमें ऐड कर दिया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी जरूरी कर दी है कि आप कहीं पे भी पढ़ो, गवर्नमेंट में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, पर कम से कम 14 वर्ष तक की उम्र का बच्चा 8वीं पास कर लेता है और आपको शिक्षा ग्रहण करनी ही है, इसलिए ये लागू किया है। बच्चे को पाठ्य पुस्तकें वगैरह फ्री दी जाती है, खाना दिया जाता है, दूध दिया जाता है, पहनने की ड्रेस वगैरह स्कूल की दी जाती है, और फ्री में शिक्षा दी जाती है।
ये शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए ही है। शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार में से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती। यानी कुल मिला के शिक्षा पे जोर दिया गया है। जो जो कमियां हैं, जो बीमारियां वगैरह छोटे बच्चों में फैल रही थी, तो आपको पता है कि छोटे बच्चों के माँ के भी टीके लगते हैं। जो बच्चा जन्म ले लेता है तब भी उसके 3 साल तक टीके लगते हैं, फिर 5 साल का, फिर 9 साल का। यानी पहले से टीके लगा दिए जाते हैं कि वो कोई बीमारी वगैरह नहीं फैले। जैसे पहले महामारी वगैरह बीमारी वगैरह होती थी, उनमें पहले टीके लगे हुए नहीं थे, इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तो बच्चे ज्यादा मर रहे थे। तो अब स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह अच्छी हो गई, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये देश का भविष्य है, इसके लिए ये सब चीजें की जा रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि भाई अपने शिक्षा का जो अधिकार कानून है वो अधिकार कब बना है। ये आपका लेसन हो गया खत्म। 2009 में बना है, लागू 2010 में हो गया है। तो सरकार तो बेटा आपको सब कुछ दे रही है, फ्री में शिक्षा दे रही है, पोशाक दे रही है, खाने को पहनने को कपड़े दे रही है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अब कि आप पढ़ाई शुरू करो। तो ठीक है, पढ़ना और अच्छे से होमवर्क वगैरह कर लेना, इसमें नोट्स बना लेना साथ साथ में। तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, राम राम।